नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सबके? सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अब हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी और उस थ्योरम के लिए आप सब ने बहुत अच्छे से एफर्ट किया होगा, सब ने लिखी होगी अच्छे से और भली भांति उस थ्योरम को आप सभी लोग समझ पाए होंगे, यही उम्मीद कर रहा हूँ। फिर भी कोई इशू रहेगा तो फिर वापस से रिपीट करवा देंगे लास्ट में थ्योरम को, ठीक है। उस थ्योरम में 2-3 शब्द थे वहाँ पे। एक तो शब्द या वर्ड काम में लिया था विश्लेषिक फलन, या जिसको हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। और एक शब्द था हमारे पास कोशी-रीमान समीकरण, इसको हम कहते हैं कोशी-रीमान इक्वेशन, ठीक है। यहाँ 2 शब्द हैं अपने पास। तो देखिए, इन दोनों शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है और सवालों में कन्फ्यूजन आज ही क्लियर होना चाहिए, किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक शब्द तो हम पढ़ के आए विश्लेषिक फलन। क्या पढ़ के आए प्यारे बच्चों? विश्लेषिक फलन है, जिसको हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। विश्लेषिक फलन है, इसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। और एक हम दूसरा जो शब्द पढ़ के आए वो पढ़ के आए कोशी-रीमान समीकरण, कोशी-रीमान समीकरण या कोशी-रीमान इक्वेशन, कोशी-रीमान समीकरण या कोशी-रीमान इक्वेशन, कोशी-रीमान समीकरण या कोशी-रीमान इक्वेशन, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी। देखिए विश्लेषिक के अंदर क्या चेक करते हैं कि परिभाषित या डिफाइन होना चाहिए। कल ये डेफिनेशन बताई थी विश्लेषिक की कि कोई भी फलन या फंक्शन एफ जेड है अगर आपके पास, तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए? परिभाषित या डिफाइन। और डिफाइन होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अवकलनीय या क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। यही हम पढ़ के आए कि भाई कोई भी फलन या फंक्शन विश्लेषिक कब कहलाता है? जब वो फलन या फंक्शन एक तो क्या होना चाहिए? परिभाषित या डिफाइन होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो फंक्शन क्या होना चाहिए? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेन जो शब्द हैं अपने, ये एक तो विश्लेषिक है और एक कोशी-रीमान। कोशी-रीमान के कल 2 समीकरण बताए थे। डेल यू अपॉन कितना होता है? डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। दूसरा होता है कि इनको इंटरचेंज कर दो नीचे वालों को, और निशान किसका लग जाता है? माइनस का। याद हो गया होगा सबके। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ इंटरचेंज कर लिया तो वाई आ गया, और यहाँ क्या आ गया? एक्स, और निशान किसका आ गया? माइनस का। तो ये 2 चीज़ें हम पढ़ के आए पिछली क्लास में। एक तो विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का मतलब होता है कि वो फंक्शन या फलन परिभाषित होना चाहिए उस क्षेत्र या डोमेन में, और फंक्शन क्या होना चाहिए? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरी चीज़ हमने जो शब्द काम में लिया था वो लिया था कोशी-रीमान समीकरण या कोशी-रीमान इक्वेशन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर विश्लेषिक है तो कोशी-रीमान संतुष्ट करेगा। अगर विश्लेषिक है तो कोशी-रीमान संतुष्ट करेगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फलन विश्लेषिक या एनालिटिक है तो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट या सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कोशी-रीमान संतुष्ट करता है तो विश्लेषिक कर भी सकता है और एनालिटिक नहीं भी हो सकता। ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर विश्लेषिक या एनालिटिक फंक्शन है तो वो कोशी-रीमान समीकरणों को क्या कर सकता है? संतुष्ट या सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और अगर कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं तो विश्लेषिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे विश्लेषिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसी पैटर्न पे। उन सवालों में यही पूछेगा कि सवाल देगा सिद्ध करो कि कोशी-रीमान संतुष्ट करता है, तो ये 4 चीज़ें हम सिद्ध कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि फिर पूछेगा विश्लेषिक है या नहीं, तो वो विश्लेषिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही केस हैं। फिर से कह रहा हूँ, एक बार मेरी बात पूरे ध्यान से समझ लो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी समझ के हिसाब से, कॉपी में ऊपर जगह होगी। विश्लेषिक है तो कोशी-रीमान होगा ही होगा। विश्लेषिक फलन है तो कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट या सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोशी-रीमान समीकरण दोनों संतुष्ट हैं तो विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत भली बात ही समझ रहे होंगे। वैसे विद्वान विद्यार्थी हैं मेरे सारे, डाउट का कोई काम होना नहीं चाहिए किसी बच्चे के। भाई अगर डाउट ही रह रही है तो फिर मैं किस लिए हूँ, ठीक है। तो कोई भी किसी प्रकार के डाउट नहीं रहनी चाहिए। एक चीज़ को एक बार चलाइए, 2 बार चला लीजिए, 3 बार, ये तो बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन के, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन। क्या देखते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस में हमसे पूछेगा कि कोशी-रीमान संतुष्ट करता है क्या? कोशी-रीमान संतुष्ट करता है क्या?
तो कौशी रीमान कैसे चेक करते हैं, पहले एक थोड़ा आसान सवाल लेता हूँ, उसके बाद थोड़े और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन। जब आप लास्ट में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें सारे तो उदाहरण हो जाएंगे, सब अनसॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखना ये चीज़, मैं पढ़ाता हूँ जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे पीछे अवकलनीयता आई थी तो अवकलनीयता के सवाल पढ़े थे मैंने, एक अनसोल्ड किया था, एक एग्जाम्पल था, एक ऐसे सवाल किए थे। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब आपको मैं पूरा बता दूंगा कि ये सारे सवाल हो चुके हैं अपने। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमें क्या चल रहा है, क्या नहीं करना, कौन सा छोड़ना है, सब पूरा काम A to Z कॉम्प्लेक्स में A to Z जितने भी सवाल करने हैं वो सारे मैं करूँगा। अब बोलो और क्या चाहिए? जितने भी सवाल, जितने भी थ्योरम, चाहे वो अनसोल्ड हो चाहे एग्जाम्पल हो, वो सारे के सारे मैं यहाँ करने वाला हूँ। अब बोलो क्या चाहिए? अब इतना ही चाहिए मुझे आपकी तरफ से कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको भली भांति घर पे एक बार रिवाइज़ करो बच्चों, अच्छे से लिखिए नोट्स, और एक कंटिन्यूटी है, एक सततता बनाइए काम में, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप रोज़ाना एक दो एक थ्योरम, एक सवाल ऐसे सीखते सीखते अपन पूरी साल भर में पूरी बुक को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक आसान सा सवाल है। इस सवाल में हमें चेक करना है कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अब देखो, पहले तो ये देखो आसान सा क्वेश्चन, फिर और आगे बढ़ेंगे समझने के हिसाब से है सवाल। देखो क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट, सिद्ध करो कि फलन या फंक्शन, क्या दे रखा है फलन या फंक्शन, एफ जेड इज इक्वल टू, सवाल दे रखा है मेरे को साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और चेक करना है कि बोले कौशी रीमान चेक करना, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। प्रूव दैट फंक्शन दिस सेटिस्फाई कौशी रीमान इक्वेशन, सेटिस्फाई कौशी रीमान इक्वेशन। देखिए भाई कौशी रीमान में दो चीज़ें हैं, कौशी रीमान में दो चीज़ें हैं। कौशी रीमान में एफ जेड से काम नहीं चलने वाला, कौशी रीमान में यू चाहिए होता है और किसकी ज़रूरत होती है, वी की। कौशी रीमान में दो चीज़ों की ज़रूरत है, यू की और किसकी, वी की। तो फंक्शन में मैंने पहली क्लास में बताया था यू वो भाग होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और वी वो भाग होता है जिसके साथ क्या होता है, आयोटा। मतलब आयोटा के साथ वाला पार्ट तो क्या होता है, वी एक्स वाई, और बिना आयोटा वाला पार्ट क्या होता है, यू एक्स वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा हमें, एफ जेड इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, साइन एक्स और इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और प्लस ये हो गया आयोटा कोस एक्स, और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक वाई। एफ जेड इक्वल टू है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू कितना होता है, इसको तो कहते हैं यू एक्स वाई, जो बिना आयोटा और आयोटा के साथ वाले को पार्ट को क्या कहते हैं, वी एक्स वाई। देखिए अब जितने भी सवाल हम पढ़ने वाले हैं उन सवालों में या तो आपको अलग अलग देगा, जैसे ये बिना आयोटा का है और ये कौन सा भाग है, आयोटा के साथ वाला। और अगर क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं देता है तो पहला काम यही करना हमें कि अगर मान लो मिक्स आ रहा है, कोई आयोटा का कोई बिना आयोटा का, तो सबसे पहला काम ये गांठ बांध के बात को ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए इसकी, हमेशा याद रखिए इस बात को कि अगर क्वेश्चन में बिना आयोटा और आयोटा का अलग अलग दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है, तुरंत ही अलग अलग हो जाएगा कौन, यू एक्स वाई, और कौन अलग अलग हो जाएगा, वी एक्स वाई। जैसे इस सवाल को देखें तो यू एक्स वाई मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और वी एक्स वाई कितना हो गया, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे अपन, क्या करने वाले हैं इसमें कि u अलग दिखना चाहिए और v अलग होना चाहिए। मैं क्या बात कह रहा था जिसकी गांठ बांधने के लिए कही मैंने, कि अगर किसी सवाल में, अगर किसी प्रश्न या क्वेश्चन में u एक्स वाई वी एक्स वाई अलग अलग नज़र नहीं आते, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा और बिना आयोटा वाले मिक्स होते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है उस प्रश्न में
कि आपको बिना आयोटा वाले अलग करने, चाहे 1 लाइन 2 लाइन सोल्व करनी पड़ जाए सवाल की यहाँ, और आयोटा वाले पार्ट को क्या करना अलग। उसके बाद आपको क्लियर दिखना चाहिए कि ये भाग u x y है और ये भाग क्या है v x y है। तो अपने इस प्रश्न में बहुत आसान है। तो देखो दोस्तों, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? तो देखिए, ये हो गया आपके पास u x y इज इक्वल टू, ये हो गया साइन x और ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक y। अगर सिस्टमेटिक कंसेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्ज़ाम में पप्पू बनना, आपको समझ रहे हो ना, कि वो एक बार पप्पू होता है हमारा प्रिय विद्यार्थी और वो देने जाता है हर एग्ज़ाम में जो पढ़ के जाता है वो तो मिलता नहीं, उसके अलावा मिलता है उससे आगे, तो बेचारा फिर वही पप्पू के निराशा हाथ लगती है। पूरी कहानी है इसकी पप्पू की भी, तो वो किसी दिन बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और मोटिवेशनल भी है, ठीक है। उससे बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए u(x, y) और ये कितना हो गया आपके पास v(x, y), ठीक है मेरे बच्चों। ये बन गया आपके पास कितना cos x और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। अब अभी तक तो सवाल को सिस्टमेटिक ढंग से लिखा। अब क्या चाहिए, कोसी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है क्या। कोसी-रीमान इक्वेशन में देखो, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी लिखनी नहीं है अभी। डेल u अपॉन क्या चाहिए, डेल x, डेल v अपॉन डेल y, दूसरे में चाहिए u y और क्या चाहिए v x, यही चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि u का x के साथ भी चाहिए, u का y के साथ भी चाहिए, v का y के साथ भी ज़रूरत है और v का किसके साथ ज़रूरत है, x के साथ भी। यही तो है ना कोसी-रीमान। प्लस माइनस देख लेंगे, बराबर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन काम कितने करने हैं, 4 कामों में कौन कौन से काम हैं, u का 2 बार करना है, एक बार x के साथ और एक बार किसके साथ, y के साथ। 2 ही बार किसका करना है, v का, एक बार x के साथ और एक बार किसके साथ करना है, y के साथ। तो कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम करेंगे तो देखो आंशिक अवकलज कहते हैं इनको। तो आंशिक अवकलज करने पर, आंशिक अवकलज करने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज करने पर या टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज करने पर या टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे u का, तो ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों डेल u अपॉन कितना, डेल x। जब x के साथ करूँगा आंशिक अवकलन तो सबको बेसिक आता ही होगा, फिर भी थोड़े टिपिकल आएंगे कुछ क्वेश्चंस, उनको बहुत भली भांति समझा दूंगा। ऐसे मान के चलूँगा कि हमें कुछ नहीं आता, और यही हमने मान रखा है ना। हाँ, तो देखो वैसे ही बताऊँगा जैसे कि हमें आंशिक अवकलन नहीं आता, उसी हिसाब से बिल्कुल बेसिक से। तभी तो अपनी क्लास में डाउट का कोई काम है ही नहीं। अरे है क्या, नहीं है। आज तक ऑफलाइन में पढ़े, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, किसी भी प्रश्न में जो मैंने बताया हो उसमें कोई डाउट समस्या आई है क्या, नहीं आई। तो यही कारण है कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव है, और पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ करते हैं, एक्स के साथ करते हैं, तो वाई कांस्टेंट या अचर की तरह कार्य करेगा। और जब वाई के साथ करेंगे या वाई के साथ हम करेंगे तो y किसकी तरह काम करेगा, उसका तो अवकलज होगा, और x किसकी तरह काम करेगा, अचर या कांस्टेंट की तरह काम करेगा। प्यारे बच्चों यही तो पढ़ रहे हैं अपन। अब देखो u का करना है x के साथ, तो साइन x का तो होगा, इसका नहीं होगा, ये तो ऐसे अचर है। y का है तो कोई 5 लगा हुआ, 5 का तो 5 ही रहता है, गुणा में जो कांस्टेंट होता है। इसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों cos x, और ये हो गया cos हाइपरबोलिक y। यही हुआ आपके पास। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, u का किसके साथ, y के साथ, u का किसके साथ करेंगे, y के साथ। ये रहा मेरे पास u का किसके साथ करना है, y के साथ। तो ये हो गया साइन x, और ये y का, ये x का, तो y के साथ कर रहा हूँ, तो ये इस बार कांस्टेंट या अचर है, तो साइन x तो साइन x रहना है। इसके बाद देखिए कोस हाइपरबोलिक y। हाइपरबोलिक में भी अवकलन या डिफरेंशिएशन वैसा ही होता है जैसे सामान्य होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाइपरबोलिक में साइन का कोस, कोस का साइन, प्लस के रहेंगे प्यारे बच्चों, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कोस हाइपरबोलिक y कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक y। इसी प्रकार v के भी करने, v का x के साथ और v का किसके साथ करना है, y के साथ। 2 काम और करने अपन को, v का x के साथ और v का y के साथ। यहाँ से देखो v का करूँगा मैं x के साथ और y के साथ, ठीक है।
तो देखो x के साथ करूँगा तो cos x का होगा, cos x का भली बात जानते हो कितना होगा, माइनस का sin x, ठीक है। इसका होगा नहीं साइन हाइपरबोलिक y, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक y। फिर v का किसके साथ करना, y के साथ, तो y के साइन का होगा cos का नहीं होगा, तो ये हो गया cos x और साइन का कितना हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y, ये बन गई। इनको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दीजिए सेकंड, इसको दे दीजिए थर्ड और इसको दे दीजिए फोर्थ। अब देखिए कॉची रीमान के जो फॉर्मूले थे वो था डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, बराबर है क्या, दोनों बराबर आ रहे। डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर किसके था, माइनस का डेल वी अपॉन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिखना है कि समीकरण इक्वेशन 1, 2, 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि 4 से स्पष्ट है कि कॉची रीमान समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स संतुष्ट या सेटिस्फाई है, संतुष्ट या सेटिस्फाई। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट कॉची रीमान इक्वेशन दिस सेटिस्फाइड, कॉची रीमान इक्वेशन दिस सेटिस्फाइड। ये काम करना होता है कॉची रीमान जब संतुष्ट करना हो, सवाल में सब कुछ चीज़ें अलग अलग दे रखी हो और सब जगह पूछा, इसमें कोई बिंदु पे नहीं पूछा कि 0, 0 पे पूछा हो, मूल बिंदु पे पूछा हो या और किसी पॉइंट पे पूछा हो, ठीक है, ये है आपके पास। लिख लो प्यारे बच्चों, फिर अगला सवाल देखते हैं अपन। लिख लिया होगा सबने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही प्रैक्टिस के हिसाब से कर रहे हैं अपन और अगले सवाल को देखते हैं। देखो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो क्या होगा क्वेश्चन में। बहुत आसान सवाल है जो प्रैक्टिस के लिए अपन लेके चल रहे हैं। और क्वेश्चन लिखिए, इसके अंदर क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ मैं, वही कौशल रीमान की प्रैक्टिस करने के लिए बात कर रहे हैं अभी, फिर आगे धीरे धीरे एक एक चीज़ नई नई पढ़ती रहेंगे। सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों, सिद्ध करो या प्रूव दैट एफ जेड इज इक्वल टू, आपको दे रखा है e टू द पावर x, ये दिया हुआ कोस y प्लस आयोटा कितना दिया हुआ है साइन y, e टू द पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y। या इसको ये भी कह सकता है e टू द पावर z, e टू द पावर क्या कह सकता है इसको z। ठीक है, इसको क्या करना है, एक तो कौशी रीमान चेक करना है, इसको क्या चेक करना है,
कौशी-रीमान चेक करना है इसकी। कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। और भी चीज़ें चेक कराएगा इस सवाल में, लेकिन वो हम बाद में जब पढ़ने के बाद सीखेंगे। कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई कौशी-रीमान इक्वेशन। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लो सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन भली भांति नोट कर लो बच्चों, फिर आगे देखो बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या करना है इस सवाल में। कर लिया नोट सबने? अब देखो सॉल्यूशन इसका। उसी पिछले सवाल की तरह चलना है। एफ जेड दे रखा है, यू एक्स वाई प्लस क्या हो गया आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, एक तो देखो कुछ बातें बताता हूँ आपको पढ़ने के हिसाब से, जो पढ़ना चाह रहे हैं वास्तव में, बाकी तो नहीं पढ़ना चाह रहे उनका तो कोई इश्यू है नहीं। एक तो क्या कंटिन्यूस पढ़िए, एक पूरी क्लास पढ़िए प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सवाल पढ़ लिया बाकी बाद में देख लेंगे। एक आप क्या है कि अपना समय और डेटा जगह जगह बर्बाद करते हो घाट घाट का पानी पीने के लिए, और मिलता क्या उसके अंदर? पानी की बूंद गिरती है, वो भी लास्ट में जाए गिरती है कोई नहीं, कई बार तो खाली निकल जाता है वो। ये घंटे घंटे पर आप खाली टाइम पास कर लेते हो, कुछ नहीं होता उसमें। 2 कमेंट चलते रहते हैं, कमेंट देख लेते हैं और बस। उनको देखने क्या होगा बेटा, 2-5 दिन अच्छे लग रहे हैं, फिर ये भी बेकार लगने लग जाएंगे। ये 2-5 दिन हेलो हाय 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 ये बढ़िया लग रहे हैं सारी चीज़ें, उसके बाद वो बहुत ख़राब लगती हैं, बहुत कि यार क्या करना रोज़ रोज़, ये है ना। तो इसलिए घाट घाट का पानी न पीने की बजाय जगह जगह, एक तो क्या है कि आप थक जाते हो वैसे ही कि या इधर देख लिया इधर देख लिया, टाइम भी ख़राब कर लिया, डाटा भी ख़राब कर लिया, और फिर अपन थक भी जाते हैं। ये ना मानसिक रूप से भी थक जाते हैं कि यार इतनी देर से देख रहे हैं, क्या देखेंगे इसको। इसलिए एक निश्चित जगह करो, वहीं पढ़ो। ऐसे नहीं कि आज दिख रहा था ये आ गया ले, ये BSc का ये ले, तो हर कोई तो मत दबाओ बटन, न तो कोई सब्सक्राइब करो बेकार के, उनसे टाइम वेस्ट होता है। एक दिशा में चलोगे तो ही सही रहेगा, और न कोई ऐप डाउनलोड करो, न कोई ये करो वो करो, कुछ मत करो। एक डिसाइड कर लो भी यहाँ पढ़ना है मेरे को, यहाँ पढ़ रहा हूँ बस। अब यूट्यूब खोलते हैं तो उस पर और कुछ चल जाता है, कोई ऐप खोलते हैं उस पर और कुछ चल रहा है, तो इनके चक्कर में मत पढ़ो कहीं भी। एक जगह फिक्स पढ़ो जहाँ अपनी ऊर्जा भी दो, समय भी दो और डेटा भी दो। और एक जगह पढ़ोगे ना बच्चों तो लिखने का मन भी करेगा, नोट्स भी बनाने का मन करेगा, परफेक्ट मन करेगा। और अपन क्या कि इधर भी पढ़ लेंगे, अरे देख लेंगे बाद में गुरुजी के वीडियो है, यहाँ से भी देख लेंगे उधर से भी देख लेंगे, गुरुजी की क्लासेस चली रही हैं, उधर भी देख आते हैं कौन आ रहा है। अरे कौन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा उसमें। सब ने तो अपने नाम नंबर बदल रखे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर नाम नंबर हम पहचान भी लिए तो भी क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं होना। एक आध दिन बढ़िया लगता है, आपका जानकारी है तो अलग से सेपरेट बात करो, उससे भी आपके पास नंबर होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, सारी चीज़ें होंगी उसकी। तो इनमें वहाँ जाके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, करने के बाद मेरे को फ़ोन भी करते हैं कि सर हमने 2-3 दिन टाइम वेस्ट कर लिया, गलती से पीछे वाला कवर तो हो जाएगा क्या, पीछे वाला कवर तो हो जाएगा क्या। तो भाई हो जाएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ चलते तो और बेटर रहता, लेकिन अब हो ही जाएगा, ये बात है। तो इसलिए फिर धोखा होगा। वहाँ इतना समय दे रहे हो, उससे आधा समय भी देके डबल क्या 10 गुना बेहतर काम प्राप्त कर रहे हो आप। मैं जिस फ्लो से पढ़ा रहा हूँ इतना तो मैं क्लास में भी नहीं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी। वहाँ भी अपन बीच में बातचीत कर लेते हैं और कई काम कर लेते हैं। इतने गतिशील, इतने अच्छे ढंग से वहाँ नहीं हो पाती। वहाँ साइलेंट मोड, साइलेंट माहौल, बैठना है, उठना है, टाइम हो गया, और कोई काम हो गया, ये है वो है, 1000 काम होते हैं। इतने बेहतर वहाँ भी नहीं पढ़ा सकता। वहाँ कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं आपको मालूम होगा, लेकिन उससे बेहतर प्लेटफॉर्म यहाँ मिल रहा है अपन को। इसलिए पढ़ो बहुत अच्छे से, इधर उधर समय व्यतीत मत करो। अरे यार ये क्यों दे रहा है, ये क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा बेटा, क्या देगा, टाइम पास के अलावा क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना, ये है ना। तो सब बैठे ही उसी के लिए हैं कि टाइम पास करना है, साल निकालनी है, कोर्स वोर्स कराना नहीं है। ऐसे ही हाँ 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 वो हंसी मजाक करा के टाइम निकाल देंगे, लास्ट में कह देंगे ये हो गया कोर्स, ये तुम कर ही लेना, ये हो ही गया, ये हो ही जाएगा, काम खत्म, यह है ना।
तो इसलिए मत इधर उधर पढ़ने की भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और एक जगह पढ़ो, यहाँ पढ़ रहे हो और कहीं पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ही जगह टाइम वेस्ट करो बेटा, ठीक है। इधर भी पढ़ रहे हैं अपन और कहीं भी बटन दबा लिया, चलो, नहीं तो इधर वाला पढ़ पाए नहीं उधर वाला पढ़ पाए। उधर तो पढ़ोगे ही क्या, मिलेगा ही नहीं कुछ, घंटे आधे घंटे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो लास्ट में 2-5 मिनट में मिलेगा थोड़ा बहुत, ये है ना। और मिलेगा वो चीज़ छोटी सी और राई का पहाड़ बना हुआ मिलेगा आपको, तो यार क्या ही पता क्या चीज़ है ये, तो समझ में ही नहीं आ सकती, अपने पहले डर जाएंगे अपन। इसलिए बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ो, अच्छे से सिस्टम से, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। और जिसको भी भागना ही हो वो मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि मेरे आपके देखने से कोई नुकसान और कोई फ़ायदा नहीं है, न मेरे कोई नुकसान है न मेरे को कोई बेनिफिट है। कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे मेरे को कोई नुकसान कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए पढ़ना है तो पूरी क्लास पढ़िए, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन पे आते हैं, वैसे समझदार बालक को समझ गए होंगे, सारे मेरे काफ़ी होते हैं, और भावनाएं तो आप समझने में माहिर हो, है ना। हाँ, तो अब देखो, अब आते हैं प्यारे बच्चों अपने प्रश्न पे। तो दिया है गिवन दैट, क्या दे रखा हमें, एफ जेड इक्वल टू, एफ जेड दे रखा है मेरे को e टू द पावर x, और ये लिखा हुआ है cos y, और प्लस कितना हो गया आयोटा साइन y, आयोटा साइन y। मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स में कोई भी सवाल जब सोल्व करना हो, कोसी रीमान चेक करनी हो, विश्लेषिक चेक करना हो, ये सारी चीज़ें जब हम चेक करेंगे, आगे और भी पढ़ेंगे, परसवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन चेक करना हो, इन सब चीज़ों के लिए u की ज़रूरत होती है और किसकी ज़रूरत होती है, v की ज़रूरत। अब u अलग होना चाहिए, v अलग होना चाहिए। u और v क्या होते हैं, बिना आयोटा वाला भाग तो क्या होता है u x y, और आयोटा के साथ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, v x y। आयोटा के साथ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, v x y। तो देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर x, और ये हो गया आपके पास कोस y, प्लस आयोटा e टू द पावर x, और ये कितना हो गया आपके पास साइन y। अब यहाँ से स्थिति क्लियर हो गई आपके पास कि ये वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और ये वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। अब इस सवाल को सोल्व करना है, u चाहिए और v चाहिए, तो ये वाला पार्ट u हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ या हियर, आपके पास u एक्स वाई ई टू द पावर एक्स इंटू कितना हो गया कोस वाई, और ये हो गया v एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास साइन वाई, यही हुआ आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो, u और v आगे अपने पास क्या प्रूफ करना है, कोसी रीमान समीकरण संतुष्ट करने हैं, या कोसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है हमें। अब देखो, कोसी रीमान इक्वेशन संतुष्ट या सेटिस्फाई करवानी है तो क्या करें, आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव करने होते हैं इनके। तो देखो, आंशिक अवकलज लेने पर, आंशिक अवकलज लेने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज लेने पर या टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, डेल यू अपॉन कितना होगा डेल एक्स। u का x के साथ करूँगा तो x वाले का ही होगा, y के साथ करूँगा तो y वाले का ही होगा, यही होगा ना दोस्तों। तो ये तो हो गया e टू द पावर x, और ये कितना हो गया कोस y। अरे भाई e की पावर x का e की पावर x ही तो होता है, तो ऐसा कैसे रह गया, कोस कांस्टेंट है तो ये रह गया आपके पास। अब यहाँ से देखिए, डेल यू अपॉन क्या करना आपको डेल y, ठीक है, y के साथ करना है। तो e टू द पावर x तो है ही, कोस का कितना होगा माइनस साइन, तो e टू द पावर x, और ये हो गया माइनस का साइन y, ठीक है। अब v का भी करना दो बार, v का x के साथ और v का y के साथ, v का x के साथ और v का किसके साथ, y के साथ, ठीक है। v का x के साथ ये हो गया e टू द पावर x साइन y, e टू द पावर x, और ये कितना हो गया साइन y। x के साथ करना तो इसी का होगा, तो ये तो हो गया e टू द पावर x, और ये कितना हो गया आपके पास साइन y। इस बार y के साथ होगा तो e टू द पावर x, और ये कितना हो गया आपके पास कोस y। इनको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर्थ। समीकरण इक्वेशन 1 2 3 4, समीकरण इक्वेशन 1 2 3 4 से अगर हम देखें तो कोसी रीमान चेक करने हैं आपको। कोसी रीमान के फॉर्मूले आने चाहिए प्यारे बच्चों, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के। बराबर दिख रहे हैं क्या, दोनों दिख रहे हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इसके क्या लगता है माइनस, तो माइनस लगाते ही दोनों क्या हो जाएंगे बराबर।
तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है दिखाने की, डायरेक्ट लिखना है आपको। समीकरण इक्वेशन 1, 2, 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि 1, 2, 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है प्यारे बच्चों? स्पष्ट है कि कौशी-रीमान समीकरण कौन से हैं कौशी-रीमान समीकरण? डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। संतुष्ट या सेटिस्फाई है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट कौशी-रीमान इक्वेशन दिस आर सेटिस्फाइड। कौशी-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। यही तो है आपके पास, नोट करो इसको। तो कौशी-रीमान बताओ मुझे सीखे नहीं सीखे, आगे जितने भी सवाल करेंगे उनका एक पार्ट कौशी-रीमान का आएगा। फिर आगे और चीज़ें पूछेगा कि उसमें विश्लेषिक होगा कि नहीं होगा, तो वो आगे सीखने वाले हैं। लेकिन कौशी-रीमान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या तो समीकरण है। तो 2-3 सवाल कर लिए तो याद भी हो गए अपने समीकरण इक्वेशन, और सवाल करने भी सीख गए। नोट करो, फिर आगे बातें बताते हैं कुछ आपको। कर लिया होगा नोट सबने? कहीं नोट नहीं कर पाते हो साथ साथ तो रोक के नोट कर सकते हो आसानी पूर्वक, ठीक है। तो मैं जो बातें कह रहा था अभी पीछे, उन पे ध्यान गौर फरमाइएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। समय की बर्बादी, डेटा या पैसे की बर्बादी, और हमारा नॉलेज जो है वो बर्बाद हो रहा है। एक एक टुकड़ों में कुछ भी नहीं सीख सकते, पहली बात। इसीलिए मैं कंटिन्यू क्लास लेता हूँ। क्लास में कभी भी मैं कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूँ। क्लास का मतलब क्लास होती, लाइव आऊँगा, हर वीक में आ ही जाता हूँ, सप्ताह में 1-2 बार लाइव, और आते रहेंगे। अभी चलो कम आ रहे हैं, अभी और आ जाएंगे, 3 दिन से आ जाएंगे। उसमें घंटा आधी घंटा कमेंट करने, बात करनी है, वहाँ कर लेंगे अपन सारी चीज़ें। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो इसलिए इन कामों से दूर रहिए और एक कंटिन्यू तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए बेहतर ढंग से। और इन सारी चीज़ों से कि इधर वो कमेंट कर रहे हैं, इधर शेयर कर रहे हैं, इधर लाइक कर रहे हैं, क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये बताओ मुझे। पढ़ने का मतलब पढ़िए, अरे पढ़ने का मतलब है पढ़िए बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए एक कंटिन्यू एक अच्छे ढंग से पढ़ो। अब देखो, जिसमें से आपको ज़रूरत है अच्छे से पढ़ने की, उसने बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा भाई। जब भी मैं यूट्यूब पे आता हूँ उस समय बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा, तो पता चल जाता आपको। और जिसको ज़रूरत नहीं होती वो नहीं कर रखा होगा। सीधा सा कंसेप्ट होता है यूट्यूब पे आने का। अब उससे बार बार उस चीज़ को कहने का क्या फ़ायदा। ऐसा तो है नहीं कि मैं करके आपके फ़ोन में आऊँगा, आवश्यकता आपको है तो आप कर लोगे भाई। जब मैं आऊँगा यूट्यूब पे तो आपको ज़रूरत हो तो आप कर लोगे, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं करोगे, सारी सी बातें। इसलिए इन बहकाओं से दूर रहें और वहाँ पढ़िए जहाँ पढ़ने का मैटर मिलता हो, वहाँ पढ़िए जहाँ पढ़ने का मैटर मिलता हो, ठीक है। अब अपनी इतनी सारी क्लासें हो गई, कितना काम कर लिया। जिसने नोट्स बनाए एक बार वो कॉपी देखिएगा अपने पीछे से कि हाँ सर वास्तव में मैंने काम किया है। लगा होगा आपको, महसूस हुआ होगा ये चीज़। तो ये चीज़ कीजिए बच्चों। ऐसे नहीं बैठे अपन कि हम हर किसी के लिए डेटा पैक लेके बैठे, हर किसी को टाइम पास के लिए बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, ठीक है। काम के लिए बैठे हैं। मैं भी काम ही के लिए हूँ, काम ही करता हूँ आने के बाद, और आप भी काम के लिए हो, पढ़ने के लिए। तो पढ़ते रहिएगा। ऐसे नहीं कि हर कहीं ले भाई इधर देख ले, कोई करा रहा हो उसकी देखी क्या तो उसकी देख ली, इधर देख ली, क्या फ़ायदा उन चीज़ों से। नहीं लिख रहे हैं 2-4 दिन तो अच्छे लगते हैं वो सारी चीज़ें, कौन कमेंट कर रहा है, हाँ भाई हाँ, सारी चीज़ें, और फिर क्या है, कुछ नहीं है उन चीज़ों को। इसीलिए तो मैं एज इट इज डायरेक्ट लाइव पे कम विश्वास करता हूँ कि उसमें टाइम वेस्टिंग ज़्यादा है लाइव में, और काम कम है। और ऐसे डाउट सेशन रख लो, सप्ताह में वीकली डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो सारी बातों को। तो इतने सारे क्वेश्चन कीजिएगा सॉल्व, और फिर अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। धन्यवाद सबको।